नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अमोघ सीरीज के अंतर्गत पहले पेपर में बचे हुए 65 प्रश्नों में। आज हम 65 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये श्रृंखला 40 भागों में समाप्त हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पहले भाग में आपने 60 प्रश्न पढ़े और जिसमें अंतिम प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था, तो कबीरदास जी को कहा था। बहुत ही आसान प्रश्न था। 61वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई थी के संपादक कौन है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई थी के संपादक कौन है, तो नाथूराम प्रेमी। संपादक की बात हो रही है, लेखक के नहीं। जब लेखक की बात हो तो बनारसी दास जैन। 62वां प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध किससे है, तो चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया का ये कथन है। ए विकल्प ही सही है इसका। 63वां प्रश्न है, मारिस मोह कुठाओं और कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। विधाओं को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मारिस मोह कुठाओं और कछुआ धर्म या धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 64वां प्रश्न, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ जी हैं। 65वां प्रश्न है, थोड़े आसान प्रश्न है। पहले जो 60 प्रश्न थे तो थोड़े अच्छे प्रश्न थे। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं। डी विकल्प सही है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। चिंतामणि की जब बात आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 67वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। प्रदर्शनी बोला जाता है और वैसे ही लिखा जाता है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। हतोत्साहित जिसमें उत्साह न रह गया हो। योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योद्धा राक्षस सुर दशानन। दशानन जो है रावण के लिए रूढ़ हो गया है। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, ये योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। अफसोस फारसी, गमला पुर्तगाली, कैंची तुर्की, कारतूस अंग्रेजी। तो कारतूस अंग्रेजी शब्द कैसे हो जाएगा, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। नाम से ही वैसे इंग्लिश टाइप का नहीं लग रहा है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। खेचर का पर्याय होगा। 71वां प्रश्न है, खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। खेचर का पर्याय आकाश में चलने वाला, पक्षी और ग्रह से है। शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मानवीकरण शुद्ध है। कई लोग भावनाओं में बहकर ये वाला लगा देते हैं, तो भावनाओं में नहीं बहना है। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में
असंगत युग्म है? निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है। गोबर, तद्भव, नाक, रूढ़, कमलनयन यौगिक, मधुमास योगरूढ़। तो मधुमास क्या है? बसंत ऋतु के लिए योग रूढ़ हो गया है। और गोबर तद्भव शब्द है, नाक रूढ़ है, कमलनयन यौगिक शब्द है, मधुमास योग रूढ़ है। यहाँ पर सभी सही हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा मैंने हटाया नहीं, तो यहाँ पर सभी करेक्ट हैं। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन शुद्ध है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। 75वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर के मिठाई खाई। राम ने भरपेट मिठाई खाई। इनमें से सभी शुद्ध हैं। सभी शुद्ध नहीं है। राम ने भरपेट मिठाई खाई, सी विकल्प सही है। 76वां प्रश्न है, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदा करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। तो किसी को जब बदनाम किया जाता है तो कीचड़ उछालना उसके लिए बेहतर मुहावरा है। आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। कई लोग होते हैं आपके आसपास, वो यही काम करते रहते हैं, तो हवन करना नहीं है। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना मतलब आग में घी डालना। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? जात वेद लोहा, जात रूप चांदी, परभूत कौवा, ताम्रचूर्ण मुर्गा। सही शब्द युग्म पूछा गया है तो ताम्रचूर्ण मुर्गे को कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो चोटी है उसके कारण उसे ताम्रचूर्ण। जात वेद अग्नि से संबंधित है। कुछ अलग प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। परभूत, परभूत कौवा के लिए नहीं, कोयल के लिए इस्तेमाल होता है। जात रूप चांदी नहीं, सोने के लिए इस्तेमाल होता है, गोल्ड स्लीपिंग वाला नहीं। 79 है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? अभी तक पूछा जाता था कौन से रस को नहीं माना है, तो शांत रस आता था। अब थोड़ा सा घुमा दिया तो ऐसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो हास्य रस है यहाँ पर। 81 है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से? लक्षणा से। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता जब पूछा जाए तो आचार्य भरत मुनि है। नीर भरे नित प्रति रहे, 83 है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है यहाँ पर।
अलंकार पर अगर कोई भी समस्या है तो 100 प्रश्न मैंने करवाए हैं, ज़्यादा नहीं है। एक बार पढ़िएगा फिर बताइएगा कोई भी प्रश्न अगर गलत हो तो। और ज़्यादातर तो आपको उन्हीं उदाहरणों में से ही परीक्षा में मिल जाएगा। 84 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। 85 है, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास। भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये केशव दास जी का कथन है। रामचंद्रिका की रचना की थी एक रात में। 86 है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की। 87 है, वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 88 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में 30 में राम कुमार वर्मा ने लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में 30 नहीं 38 में राम कुमार वर्मा ने लिखा था। बाकी तीनों जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। 89 है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? द्विवेदी युग की है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी में। 91 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है तो रामविलास शर्मा। नहीं लग जाए तो रामविलास शर्मा। ऐसे ही हिंदी नई चाल में नहीं ढली, रामविलास शर्मा। 92 है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, झरना, दीपशिखा, कामायनी। तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, बाकी सभी जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर ऐसे लिखा हुआ है, अपने कोई गांव के जो है चाचा नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है। 93 है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। सी ऑप्शन सही है। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, जैसा उसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। ये प्रश्न जो है संस्कृत के अनिवार्य संस्कृत के जो पहले दूसरे क्लास करवाई गई है उनमें से एक क्लास में है और वहीं से ये प्रश्न उठाया गया है।
ताकि समरसता बनी रहे और सारे टॉपिक को कवर किया जा सके। कैसे लग रहे हैं प्रश्न, कैसी है प्रैक्टिस, सभी साथी एक बार अवश्य बताएं। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें ये जानने का, हम ये जान पाते हैं कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या आपके लिए ये उपयोगी हैं और किस प्रकार से ये आपके लिए लाभदायक है। सभी साथी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को जो नए साथी हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर सीधे मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपकी किसी भी समस्या को तुरंत सुलझाया जाएगा। सुधन आगतम 96 है। सुधन आगतम स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा। छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, वह बना रहे हैं और इको यड़च्ची, यण संधि है यहाँ पर। और संस्कृत में ये सूत्र पूछा जाता है, जब संधि पढ़ाएंगे संस्कृत में तो आपको बताया जाएगा। और ये सूत्र पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इको यड़च्ची, मतलब यण संधि है तो उसका सूत्र इको यड़च्ची है, गुण संधि है तो आद गुड़ा है, वृद्धि रेची है, वृद्धि संधि का सूत्र है, अका सवणे दीर्घा, दीर्घ संधि का सूत्र है। और ये जब पूछे जाते हैं तो विकल्प तो आपके पास रहेगा ही, तो आपको ये ध्यान रखना है। 97 है। गांव के चारों ओर जल है, गांव के चारों ओर जल है, उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है। ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामम परितः जलम अस्ति, यही इसका सही उत्तर है। 98 है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सामान्यतः होता क्या है कि जब हम नहीं पढ़ते हैं तो तुरंत सन लगा देते हैं या संस लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सम उपसर्ग के प्रयोग से संस्कार बनता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जब उपसर्ग प्रत्यय संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा। हालांकि उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 200 से अधिक प्रश्न कराए गए हैं। एक बार आप व्याकरण वाले सेक्शन पर जाएंगे तो बिल्कुल आपको ये सब प्रश्न वहाँ पर सीधे सीधे मिल जाएंगे और टॉपिक पे पकड़ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। तो उपसर्ग कब लगता है, पहले लगता है, तो पहले लगता है मतलब प्रादयः, और जब बाद में लगता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय का सूत्र है परश्च, और ये उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। 100वां प्रश्न है। विष्णवे का संधि विच्छेद है, विष्णवे का संधि विच्छेद है विष्णुधन ए, विष्णुधन ए। 101 नंबर प्रश्न। शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है, शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है। जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। 102 है। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ घन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ घन बीच गुलाबी रंग। उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ज्यों शब्द आया है और उसी से आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी ऑप्शन सही है। 103 है। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। पूछा क्या गया है, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है।
छंदों पर आधारित 100 प्रश्न करवाए गए हैं और उनकी बेहतरीन ट्रिक बताई गई है। मैंने स्वयं उन्हीं से याद किया और कभी प्रश्न गलत नहीं होता है। तो एक बार उनको ट्रिक को जो है अच्छे से याद करिए, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। विभाव क्या है? विभाव क्या है? विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। वाक्य क्या है और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार क्या हैं? आइए देखते हैं। हम खा चुके ये विधिवाचक वाक्य है। उसने नहीं खाया नहीं लगा हुआ है, निषेधवाचक है। क्या तुम खा रहे हो? क्या लगा है, प्रश्नवाचक है। तुम खाओ, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाचक वाक्य है। ज़्यादा वैसा प्रश्न नहीं होता है। ये 2, 4, 1, 3 सही है। 106वां प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए, एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्न कराए जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे पूछे भी जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। लोकोक्ति और अर्थ। लोकोक्ति और अर्थ। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। दूसरा पहले का, दूसरा 1 का 2। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यहाँ पर क्या है? कथनी और करनी में अंतर होना। बी का 4। सावधान 22 पसेरी। सावधान 22 पसेरी। अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान हैं। अब जैसे कोई कबाड़ वाला है तो रामचंद्र तिवारी हो या रामचंद्र शुक्ल हो, कोई भी किताब हो, सबको 8-10 रुपए किलो खरीद लेगा, उसके लिए महत्वपूर्ण थोड़ी ना है। होनहार बिरवान के होत चीखने पात। होनहार बिरवान के होत चीखने पात। अर्थ क्या है? पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पहला इसका अर्थ था, 1 नंबर पे है। तो यहाँ पर 2, 4, 3, 1। आइए देखते हैं। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कथनी और करनी में अंतर होना। सावधान 22 पसेरी। अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, यानी पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो 2, 4, 3, 1 यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द हैं और उनका हिंदी रूपांतरण पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या है? तदनुसार। कहा जाता है कि उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू फलाने। सेंसस मतलब जनगणना। बेसिक पे मूल वेतन। एडजस्टमेंट समायोजन, जिसको गांव में लोग कहेंगे आइए एडजस्ट कर लेते हैं। उनको अब मिले तो बताइएगा। यहाँ पे टी और आएगा। एडजस्ट होता है ना कि एडजस्ट होता है, तो इसका ध्यान रखें, आप लोग ऐसा ना बोलें। 3, 4, 2, 1। सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। समास और उदाहरण दिए गए हैं। समास और उदाहरण दिए गए हैं। तो यथा शब्द कहीं भी लगा हो तो सीधे आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। द्वंद्व हाथ हथा और पाई, हाथापाई।
तो द्वंद्व समास है यहाँ पर 2 4 1 3। 109वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। साहित्य इतिहास ग्रंथ और लेखक दिए गए हैं, आइए मैच करते हैं। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, इसका चौथा है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा है। तो 4 3 1 2 बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बी विकल्प सही हो जाएगा। 110वां प्रश्न है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो किया जाए या दिया जाए, दान देने के संबंध में जब कोई बात आती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। कई लोग उसमें बताते हैं कि क्या ये दे दिया है तो वापस नहीं लेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको इतना ही बताया गया है जितना लिखा हुआ है, अपने दिमाग से नहीं सोचना है। तो दान देने के संबंध में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, जैसे कोई चीज़ दे दी गई, आपने कहीं कुछ दान दे दिया, तो दान दिया है, हो सकता है उसके बदले में बाद में आपको कुछ मिले, लेकिन इसका उल्लेख तो है नहीं, तो जितना है बस उतना ही रखिए। 111वां प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। तो उसे, समय की जब बात हो रही है तो उसे काल कहते हैं। 112वां प्रश्न है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो ये बात किसकी हो रही है, यह किस काल का उदाहरण है। होगी मतलब वर्तमान तो नहीं है, भूतकाल नहीं है, ये भविष्य की बात हो रही है कि आगे चल के, अगर आज जैसे धान का समय है कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो धान अच्छा होगा, उसी तरह ये भविष्यत काल के लिए है, भविष्यत काल का उदाहरण है। 113वां प्रश्न है, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो वहाँ पर जब कोई शब्द अपना अर्थ न देकर कोई तीसरा ही अर्थ दे तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, बी विकल्प सही है। 114 नंबर प्रश्न, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है। सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है। तो सौजन्य है, उज्ज्वल है, भ्रातृगण है, उपर्युक्त है, सी विकल्प सही है यहाँ पर। 115वां प्रश्न है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 115 प्रश्न हो गए, मात्र 10 प्रश्न और बचे हैं। प्रतिदिन 10 बजे सुबह साथियों एक टेस्ट अपलोड किया जाता है। जब छोटा होता है या आसान प्रश्न होते हैं तो पूरे 125, अन्यथा 60 से 65 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं, या फिर कोई क्लास
जैसे अनिवार्य संस्कृत भी साथ में चल रही है, तो नियमित रूप से जुड़ जाएं हमसे टेलीग्राम से। अगर आपको वीडियो का लिंक नहीं प्राप्त होता है या आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रतिदिन टेलीग्राम में भेजा जाता है, जहां पर आप अपनी किसी भी प्रकार का शंका समाधान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो गुण संधि में क्या होता है, ए ओ अर जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर गुण संधि होती है, और जब औ आए औ आ जाए तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो ए ओ अर किस में है? महोत्सव में है, महाधन उत्सव महोत्सव। और ए ओ आ गया यहाँ पर। 117 नंबर प्रश्न, छोटा आ बड़ा आ के बाद ए आए हों तो आए, और आ के बाद छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ औ हो तो औ होगा। यह परिवर्तन किस संधि में होता है? तो अभी ही बताया, मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि संधि। 118वां प्रश्न है, छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी पूछा जाता है कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। 119वां प्रश्न है, अदीब और सलमा पात्र कमलेश्वर के किस उपन्यास में है? अदीब और सलमा कमलेश्वर के किस उपन्यास में है? कितने पाकिस्तान में है? भारत पाकिस्तान पर आधारित है। मैं बोरिस इल्ला उपन्यास की लेखिका हैं। मैं बोरिस इल्ला उपन्यास की लेखिका कौन है? महुआ माझी हैं। कई बार करवाया गया। और देश भीतर देश उपन्यास के लेखक हैं प्रदीप सौरभ। देश भीतर देश उपन्यास के लेखक हैं। 122वां प्रश्न है, अपहरण भाईचारे का नाटक के लेखक हैं। अपहरण भाईचारे का नाटक के लेखक हैं सफदर हाशमी। अभी वर्तमान में 23 तारीख को पेपर हुआ राजस्थान में, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न, लगभग 80 से 90% प्रश्न हमारी प्रश्नावली से मिले हैं। ऐसे ही अन्य परीक्षाओं में भी मिलते रहेंगे। अगर साथियों आप साथ में अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल आपको ऑथेंटिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर मिलता रहेगा। इसके लिए बिल्कुल मैं प्रतिबद्ध हूँ और पूरी तरह से फ्री है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, न लिया जाएगा। 123वां प्रश्न है, अपना क्या है इस जीवन में? अपना क्या है इस जीवन में अपनी सब तो लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो अरुण कमल है। सी ऑप्शन सही है। 114वां प्रश्न है, झीनी झीनी भीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया बनारस के बुनकरों की व्यथा कथा कहने वाले उपन्यास हैं। बनारस के बुनकरों की व्यथा कथा कहने वाले उपन्यास के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। आप ऐसे याद रखिए कि बुनकर जो जनजातियाँ हैं तो ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई जो हैं तो बुनाई का काम करते रहते हैं, तो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको अब्दुल बिस्मिल्लाह ने इस उपन्यास में दिखाया है। अंतिम प्रश्न है, अमलतास नामक उपन्यास किसका है? अमलतास नामक उपन्यास किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का है। बी ऑप्शन सही है। आज के लिए साथियों इतना ही। कल 10 बजे हम या तो संस्कृत नहीं तो 125 प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। अमोक सीरीज का पेपर ऐसे ही करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।